हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग उस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। वो टॉपिक था डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी और अभिसारी चिंतन। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, उस टॉपिक को, उसके कंटेंट को देखा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक सीटेट में आ चुके हैं। तब आप लोगों को समझ में आ सकेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो सीटेट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, many of which are original solutions. रूही is displaying characteristics of A और N. रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है और इसमें से जो काफ़ी समाधान होते हैं वो मौलिक होते हैं। वो किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो पहला है क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक। दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकर, अभिसारिक विचारक। तीसरा है रिजिड थिंकर, अनम्य विचारक। चौथा है इकोसेंट्रिक थिंकर, आत्मकेंद्रित विचारक। तो ये आत्मकेंद्रित विचारक होगा नहीं, क्योंकि बच्चा अपने को केंद्र मान के कर रहा है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अनम्य विचारक, रिजिड थिंकर भी यहाँ पे बच्चा है नहीं, और अभिसारिक कन्वर्जेंट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कन्वर्जेंट में सिंगल सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन की बात की गई है। तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकर जो है वो आंसर होगा। सृजनात्मक विचारक जो है वो आंसर होगा। इसके जगह पर वो डाइवर्जेंट थिंकर भी दे सकते थे। तो ये दोनों एक दूसरे को टर्म रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे नोट्स को देखेंगे तो वहाँ पे डाइवर्जेंट और क्रिएटिव एक में ही लिखा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अपसारी समाधान और मूल जो हो। तो अगर हम डायरेक्ट ही देखें तो अपसारी समाधान कहाँ पे निकलते हैं, कौन निकाल सकता है? तो सृजनात्मक बच्चे जो है निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी देखें कि अधिगम असक्ता वाले बच्चे नहीं हो सकते, अहम केंद्रिता वाले बच्चे नहीं हो सकते, क्षतिग्रस्त बच्चे नहीं हो सकते। जो क्रिएटिव बच्चे होंगे वही डाइवर्जेंट समाधान सोच सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन सोच सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर डी होगा, और मैंने आप लोगों को कल ये अच्छे से क्लियर भी किया था। अब आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोगों ने जो कल टॉपिक पढ़ा था उससे हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है, फ्लुएंसी हो गया, एलेबोरेशन हो गया, ओरिजिनलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। त्वरण, एक्सीलरेशन नहीं, गिफ्टेडनेस नहीं, प्रतिभा नहीं, टैलेंट नहीं। उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो फ्लैक्सिबल होती है, और क्रिएटिविटी भी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए ये मौलिक होंगे या ओरिजिनलिटी इसी में होंगी। व्याख्या भी हम इससे डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले से कर सकते हैं, और प्रभावपूर्णता भी इसमें होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित मेमोरी बेस्ड थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग यस, और कन्वर्जेंट नहीं, अभिसारी नहीं, कंसिस्टेंट नहीं, अनुकूल चिंतक नहीं। अब मैंने कल आपसे कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग का, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट अलग अलग दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे डाइवर्जेंट या अपसारी चिंतन आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का यूज ज़्यादा करते हैं, इसलिए अगर बोथ ऑप्शन होता तो बोथ सही होता, लेकिन अगर यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए हम यहाँ पे अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग को आंसर लगाएंगे। अगर आप सिर्फ टर्म्स को भी रिलेट कर लेते हैं तो भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्या है। तो बस हम अगर उस टर्म को ही सिर्फ देखें कि हम लोगों ने क्रिएटिविटी को किससे जोड़ा था। ओरिजिनल होता है क्रिएटिविटी में जो भी हमारे विचार होते हैं, और डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस होते हैं, और हमें आगे के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की जो योग्यता होती है वही सृजनात्मकता होती है। इसका आंसर तो पहला होगा। हम अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन IQ ऑफ एबव 200।
सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित की जाती है। ये तो नहीं है। उसके बाद थर्ड है अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट रेफर्स टू स्किल्स दैट डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भीत होते हैं। नहीं। और इसमें क्रिएटिविटी का फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड हैवीली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स इंक्लूडिंग द स्पीड और प्रोसेसिंग। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रसारण कौशल पर अत्यधिक निर्भर करता है। तो ये भी नहीं होगा। हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर हम क्रिएटिविटी के से रिलेटेड टर्म्स को याद रखते हैं। तो हमारा पहला आंसर इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियंस ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्शंस व्हाइल गिविंग रीजंस फॉर द सेम प्रमोट। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बच्चों के व्यक्तिगत राय को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों के व्यक्तिगत राय को प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न कौन से हो सकते हैं? अभी सारी कन्वर्जेंट में व्यक्तिगत राय का कोई मतलब नहीं होता। उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और रिकॉल द इंफॉर्मेशन ना, जानकारी का पुनर्स्मरण नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे असेसमेंट या आकलन की कोई बात नहीं की गई। और यहाँ पे हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में लेकर आएंगे और वहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे तो ये काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसका हम एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं कि इसका विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो हमें इसमें से ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा हुआ है, अपसारी चिंतन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपसारी चिंतन के अलावा क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किस अवधारणा से संबंधित हम सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को मानते हैं? तो द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, अभिसृत सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध सोच। तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि क्रिएटिविटी डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? तो सृजनात्मकता जो होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेट करता है, विविध सोच से। मैं आपको कल बहुत लोग बोल रहे थे कि हिंदी में पढ़ाइए, तो मैंने हिंदी में ही पढ़ाया था कल का वीडियो। और मैंने टर्म्स इंग्लिश के इसलिए भी यूज़ किए हैं क्योंकि हिंदी में कभी यहाँ पे विविध सोच लिखेगा तो कभी यहाँ पे अपसारी लिखेगा, कभी कुछ लिख सकता है, लेकिन इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग ही लिखकर हमेशा क्वेश्चन में आता है। तो अगर आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही टर्म्स याद रखेंगे तो आपके इस क्वेश्चन सही होने की सीटेट में संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच जो होती है वो डाइवर्जेंट और सृजनात्मक में होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो क्रिएटिव होगा और कुछ सोचने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गंभीर रूप से सोचने के लिए। तो पहला है डू यू नो द आंसर ऑफ दिस। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा हो गया व्हाट इज द राइट आंसर। ये भी नहीं होगा। सही जवाब क्या है? ये भी नहीं होगा। तीसरा है कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। ये भी नहीं होगा क्योंकि वो सेम टू सेम सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए कह रहा है। What are the different ways in which we can solve this। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, चौथा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आज का कंप्लीट कर लिया है
और अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोगों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं आते, जैसा कि हम लोग पहले अपने इस वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग जितने भी मैंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हैं अपने नोट्स में, आप अगर उन पॉइंट्स को भी याद रख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में ईजिली क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको, और आप सिर्फ उन टर्म्स को देखकर ही आंसर दे पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं सीटेट से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।